हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले अर्थशास्त्र। आइए चलते शुरू करते हैं। अर्थशास्त्र की जरूरत क्यों पड़ी अध्ययन करने की, और अर्थशास्त्र सबसे पहले किस देश में लागू हुआ, और अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, इसके बारे में भी जानेंगे। आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। अर्थशास्त्र, आपने हेडिंग देखा, अर्थशास्त्र का अध्ययन क्यों, मतलब क्यों अध्ययन की क्यों जरूरत पड़ी, और अर्थशास्त्र क्या है। आइए चलते शुरू करते। पृथ्वी पर पाए जाने वाले संसाधन सीमित मात्रा में हैं। इन संसाधनों के कुशलतम प्रयोग की विधि अर्थशास्त्र से प्राप्त होती है। पृथ्वी पे जो संसाधन पाए जाते हैं वो सीमित मात्रा में है, और उन सीमित संसाधनों के कुशलतम प्रयोग करने की विधि क्या कहलाती है, इससे प्राप्त अर्थशास्त्र से प्राप्त होती है। जिन्हें मांग व आपूर्ति के द्वारा आर्थिक सिद्धांतों द्वारा समस्त वस्तुओं एवं सेवाएं संसाधन का न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित करते हैं। अर्थशास्त्र के माध्यम से हम मांग और आपूर्ति के द्वारा वस्तुओं और सेवाओं और संसाधन का न्यायपूर्ण हम वितरण सुनिश्चित करते हैं, ताकि ये संसाधन सभी लोगों को आसानी से प्राप्त हो सके। अर्थशास्त्र के द्वारा हम वस्तुओं की मांग और आपूर्ति के सेवाओं एवं सिद्धांतों को न्यायपूर्ण वितरण करना सुनिश्चित करते हैं, ताकि सभी लोगों को ये संसाधन आसानी से प्राप्त हो सके। समझ गए। आगे देखते हैं। यदि पृथ्वी पर पाए जाने वाले संसाधन सीमित मात्रा में न होकर असीमित होते, मतलब अनलिमिटेड होते, तो इस विषय की अध्ययन की जरूरत न होती। यदि पृथ्वी पर पाए जाने वाले संसाधन सीमित मात्रा में न होकर अनलिमिटेड होते, अनंत होते, जो समाप्ति नहीं, तो अर्थशास्त्र के अध्ययन की जरूरत ही नहीं पड़ती। नहीं, अब आगे देखते हैं। नोट देखिए, ध्यान से पढ़े। अर्थशास्त्र को एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का क्या कहा जाता है, पिता कहा जाता है। एडम स्मिथ जो अर्थशास्त्र के लेखक हैं, ये जन्मदाता हैं, इन्हीं को अर्थशास्त्र का इसलिए पिता कहा जाता है। इनका जन्म जो है 1723 ईस्वी में कहाँ हुआ था, स्कॉटलैंड में हुआ था। इन्होंने, मतलब एडम स्मिथ ने 1776 ईस्वी में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है द वेल्थ ऑफ नेशंस। एडम स्मिथ ने 1776 ईस्वी में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है द वेल्थ ऑफ नेशंस, जो अर्थशास्त्र से संबंधित है। अर्थशास्त्र के पिता किसको कहा जाता है, एडम स्मिथ को। अर्थशास्त्र जो है अध्ययन करने की क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि हमारे विश्व में जो वस्तुएं वो सीमित मात्रा में है, इसलिए उसको उसे मांग व आपूर्ति को ध्यान में देखते हुए इसके अध्ययन करने की जरूरत पड़ी। आइए चलते आगे देखते हैं। यह अर्थशास्त्र की पहली पुस्तक है, द नेशन ऑफ कॉमनवेल्थ। ये अर्थशास्त्र की पहली पुस्तक जो एडम स्मिथ ने लिखा है, पहली पुस्तक थी। इस पुस्तक में उन्होंने अर्थशास्त्र के क्रमबद्ध इतिहास का वर्णन किया है। एडम स्मिथ ने द कॉमन ऑफ वेल्थ पुस्तक में उन्होंने अर्थशास्त्र के क्रमबद्ध वाइज इतिहास का वर्णन किया है। इसका नाम एडम स्मिथ ने पहली बार क्या दिया, पूंजीवाद पर जोर दिया, जिसमें उनके द्वारा यह कहा गया कि वस्तुओं और सेवाओं के दाम के निर्धारण मांग आपूर्ति सिद्धांतों द्वारा किया जाता है। एडम स्मिथ के द्वारा यह कहा गया कि वस्तुओं और सेवाओं के दाम का निर्धारण मांग व आपूर्ति के सिद्धांतों के द्वारा किया जाता है।
अर्थात बाजार व्यवस्था को बढ़ावा दिया गया। इसके खुली अर्थव्यवस्था का प्रारंभ किया गया, जिसके बाजार अर्थव्यवस्था के माध्यम से खुली अर्थव्यवस्था क्या किया गया, प्रारंभ किया गया, जिसके तहत सभी प्रकार के आयात और निर्यात बिना किसी सरकारी हस्तक्षेप के करने का सुझाव दिया गया। अब आगे देखते हैं। नोट में देखिए, एडम स्मिथ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के क्या माने जाते हैं, जनक माने जाते हैं। जैसे हमने कहा, इनको पिता भी कहा जाता है, जन्मदाता भी कहा जाता है और लेखक ही माने जाते हैं। ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जनक माने जाते हैं एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा गया है, पहला समष्टि, दूसरा विशिष्टि। अर्थात दो भागों में बांटा गया, समष्टि और विशिष्टि। आगे देखते हैं। अब देखिए आगे, अर्थशास्त्र बनाम अर्थव्यवस्था। अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में क्या अंतर, आइए जानते हैं। अर्थशास्त्र एक व्यापक रूप है, जबकि अर्थव्यवस्था उसमें शामिल एक सूक्ष्म रूप है। अर्थशास्त्र एक व्यापक रूप है, जबकि अर्थव्यवस्था में शामिल उसमें एक सूक्ष्म मतलब छोटा सा रूप है। इस प्रकार सभी अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र के अंतर्गत आते हैं, मतलब निहित हैं। सभी अर्थव्यवस्था जो है अर्थशास्त्र के अंतर्गत आते हैं, अर्थशास्त्र में निहित हैं। और कुछ अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था है, कुछ अर्थशास्त्र जो है क्या है, अर्थव्यवस्था है। अध्ययन के दृष्टि से अर्थशास्त्र को कितने भाग, दो भागों में बांटा गया है। अध्ययन की दृष्टि से अर्थशास्त्र को कितने भाग, दो भागों में बांटा गया है। कौन सा हमने बताया था आपको पहले, समष्टि अर्थशास्त्र, दूसरा विशिष्ट अर्थशास्त्र। इसके जनक, समष्टि अर्थशास्त्र के जनक J.M. किंग्स को माना जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र के जनक J.M. किंग्स को माना जाता है, जबकि आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन व्यापक रूप से राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर गतिविधियों में किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों में किया जाता है। इसे समष्टि अर्थशास्त्र कहा जाता है। जैसे राष्ट्रीय आय, समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन जो है राष्ट्रीय आय, अंतर्राष्ट्रीय आय की गतिविधियों के लिए किया जाता है। जो समष्टि व्यवस्था राष्ट्रीय आय से समष्टि व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। अब चलिए देखते हैं विशिष्टि अर्थशास्त्र। नंबर 2, विशिष्ट अर्थशास्त्र। जब आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन सूक्ष्म स्तर मतलब छोटे स्तर, सूक्ष्म स्तर पर विशिष्ट के लेवल पे किया जाता है, जिसे माइक्रो इकोनॉमी मतलब सूक्ष्म इकोनॉमी कहा जाता है। जब अर्थशास्त्र का सूक्ष्म स्तर पर अध्ययन किया जाता है तो उसे विशिष्ट अर्थशास्त्र मतलब माइक्रो इकोनॉमी कहा जाता है। इस जैसे क्रेता विक्रेता, प्रति व्यक्ति आय, व्यक्तिगत आय के इसमें आते हैं। विशिष्ट अर्थशास्त्र में क्रेता विक्रेता मतलब खरीदने वाला बेचने वाला व्यक्ति आता है, आय प्रति व्यक्ति आय, इसके अंतर्गत ये आते हैं, विशिष्ट अर्थशास्त्र के अंतर्गत आते हैं। ये आगे देखते हैं अर्थव्यवस्था में क्या है। किसी देश की निश्चित सीमाओं के अंतर्गत अर्थात घरेलू सीमा के अंतर्गत अध्ययन की जाने वाली अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र के सिद्धांतों जो उस देश के संबंध में प्रासंगिक हो उससे ही उस देश की अर्थव्यवस्था कहते हैं। किसी देश की निश्चित सीमाओं के अंदर अर्थात घरेलू सीमा के अंदर अध्ययन की जाने वाली अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र के सिद्धांतों जो देश के संबंध में प्रासंगिक हो उसे उस देश की क्या कही जाती है, अर्थव्यवस्था कही जाती है। तो उस देश की क्या कही जाती है, अर्थव्यवस्था कही जाती है। जैसे भारत के संबंध में लोग देखते हैं
जैसे भारत के संबंध में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत की अर्थव्यवस्था क्या मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जबकि यूएसए की अर्थव्यवस्था, यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका की अर्थव्यवस्था क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भारत में सिर्फ समाजवादी, पूंजीवादी, दारवादी तीनों अर्थव्यवस्था। विश्व की अर्थव्यवस्था, विश्व में 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है। पूरे विश्व में जो है 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है। कौन कौन सी आइए आगे देखते हैं। पहला देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। ऐसी अर्थव्यवस्था जिससे वस्तुओं के दाम और सेवाओं के दाम के निर्धारण मांग एवं आपूर्ति के सिद्धांत के द्वारा किया जाए सरकार का अर्थव्यवस्था किया जाए सभी आर्थिक एवं निजी कार्य क्षेत्रों के द्वारा किया जाए। सरकार का अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण सीमित हो, सरकार का अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण सीमित हो, लाभ को सर्वोपरि रखी जाती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो है निजी क्षेत्रों में सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण सीमित हो, जिसमें लाभ को सर्वोपरि रखी गई है। आइए आगे देखते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था में क्या कहते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। इस तरह की अर्थव्यवस्था में पूर्ण प्रतियोगिता बाजार व्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था इसकी विशेषता होती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जो उदाहरण हैं, खुली बाजार व्यवस्था इसकी विशेषताएं हैं। और आप जानते हैं, आपको पहले हमने बताया है, एडम स्मिथ को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जनक माना जाता है। दल लेखक हमने बोला था कि आप पहले शुरू की पूंजीवादी अर्थव्यवस्था सबसे पहले कहाँ लागू हुआ, इससे भी जानेंगे। आइए जानते हैं। अमेरिका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपनाने वाला पहला देश है। अमेरिका जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपनाने वाला का है पहला देश है, जो 4 जुलाई 1776 को अमेरिका स्वतंत्र हुआ था। 4 जुलाई 1776 को अमेरिका स्वतंत्र हुआ था। इसी के दिन, जिस दिन वो स्वतंत्र हुआ, 4 जुलाई 1776 को अमेरिका में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था लागू कर दिया गया। वहाँ अंगीकार मतलब लागू कर दिया गया। अमेरिका में जो सबसे पहला देश है जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपनाया है, वहाँ 4 जुलाई 1776 में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को लागू कर दिया गया। उसी दिन जिस दिन वो स्वतंत्र हुआ, उसी दिन वहाँ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को लागू कर दिया गया। आगे देखते हैं राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था क्या है ये देखते हैं। राज्य व्यवस्था, राज्य व्यवस्था का अर्थ है, राज्य अर्थव्यवस्था को 2 भागों में बांटा गया है। राज्य अर्थव्यवस्था कितने भाग, 2 भागों में बांटा गया है। पहला समाजवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा साम्यवादी अर्थव्यवस्था। राज्य अर्थव्यवस्था कितने भाग, 2 भागों में बांटा गया, समाजवादी अर्थव्यवस्था, साम्यवादी अर्थव्यवस्था। आइए एक एक करके विस्तार से देखते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें प्रति व्यक्ति के श्रम को छोड़कर सभी आर्थिक गतिविधियां सरकार के द्वारा नियंत्रण में हो, सभी आर्थिक गतिविधियां सरकार के नियंत्रण में हो। इस तरह की अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं, या के समाजवादी अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। ऐसी अर्थव्यवस्था
जिसमें आर्थिक गतिविधियां सरकार के नियंत्रण में हो। इस तरह की अर्थव्यवस्था को समाजवादी अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। इस अर्थव्यवस्था को लेनिन के द्वारा 1917 में रूस में बोल्शेविक क्रांति के द्वारा ज़ारशाही शासन को समाप्त करके 1921 में समाजवादी सरकार की स्थापना किया गया। समाजवादी जो है अर्थव्यवस्था सबसे पहले कहाँ रूस में लागू किया। कब काल लागू किया? 1917 में जो है लागू किया गया रूस में। इस क्रांति के द्वारा बोल्शेविक क्रांति के द्वारा ज़ारशाही शासन को समाप्त करके 1921 में समाजवादी सरकार की स्थापना की गई रूस में। उदाहरण देखते हैं आइए। नोट, समाजवाद शब्द सर्वप्रथम रॉबर्ट बोबेन ने दिया था। समाजवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? रॉबर्ट बोबेन ने। जबकि वैज्ञानिक समाजवाद के जनक किसे माना जाता है? कार्ल मार्क्स को माना जाता है। समाजवाद शब्द का जनक किसे माना? रॉबर्ट बोबेन को। जबकि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे? कार्ल मार्क्स को माना जाता है। कार्ल मार्क्स ने ही कहा था कि विश्व के मजदूरों एक हो जाओ। उन्होंने ये वाक्य दिया है। समाजवाद एक ऐसी टोपी है जिसको हर कोई धारण करना चाहता है, जिसके कारण इसका रूप विकृत हो गया। समाजवाद साम्यवादी अर्थव्यवस्था का व्यवहारिक पक्षपात प्रस्तुत करती है। समाजवाद जो है अर्थव्यवस्था का व्यवहारिक पक्षपात प्रस्तुत करती है, जबकि साम्यवाद का व्यवहारिक पहलू है कि वर्तमान समय में सैद्धांतिक दृष्टि से दक्षिण आयरलैंड, क्यूबा की अर्थव्यवस्था साम्यवादी अर्थव्यवस्था है। दक्षिण आयरलैंड, क्यूबा की अर्थव्यवस्था इस समय क्या है? समाजवादी अर्थव्यवस्था है। ये आगे देखते हैं साम्यवादी अर्थव्यवस्था। साम्यवादी अर्थव्यवस्था क्या है, इसके बारे में जानेंगे। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें मनुष्य की सभी प्रकार की आर्थिक गतिविधियां, जिसमें श्रम भी शामिल होता है, सरकार का नियंत्रण रहता है, इसे ही साम्यवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। साम्यवादी अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें मनुष्य की सभी प्रकार की आर्थिक गतिविधियां, जिसमें श्रम शामिल होता है, ये सब सरकार का नियंत्रण रहता है। इसे साम्यवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। इस अर्थव्यवस्था को 1949 में चीन ने माओत्से-तुंग और उनके अनुयायियों ने चीन को आज़ाद कराकर इसे स्थापित किया था। साम्यवादी अर्थव्यवस्था जो है सबसे पहले चीन में लागू हुआ था। वहाँ जो है 1949 में माओत्से-तुंग और उनके अनुयायियों ने चीन को आज़ाद कराया था, तब साम्यवादी अर्थव्यवस्था को लागू कराया था। समझ गए? माओत्से-तुंग कार्ल मार्क्स का अनुयायी था। माओत्से-तुंग क्या था? कार्ल मार्क्स का अनुयायी था। उसके द्वारा साम्यवादी विचारधारा को क्या दिया गया? जन्म दिया गया। साम्यवादी विचारधारा को क्या दिया गया? जन्म दिया। माओत्से-तुंग के विचारधारा को माओवादी विचारधारा भी कहा जाता है। माओत्से-तुंग के विचारधारा को माओवादी विचारधारा के नाम से भी जानते हैं। माओत्से-तुंग कहता है कि सत्ता बंदूक की गोली से निकलती है। माओत्से-तुंग ये कहता है कि सत्ता जो है बंदूक की गोली से निकलती है, मतलब सत्ता जो है बंदूक की गोली पर चलती है, टिकी रहती है। उसका कहना ये है। आइए नोट में देखते हैं।
माओत्सो तुंग के समय ही 1989 में वन चाइल्ड पॉलिसी को लागू किया गया था। माओत्सो तुंग के समय में 1989 में चीन में जो वन चाइल्ड पॉलिसी को लागू किया गया था कि मतलब हर व्यक्ति एक ही बच्चे को जन्म देगा ताकि जनसंख्या की वृद्धि चीन में न हो। मतलब वन चाइल्ड पॉलिसी का मतलब यही है। लेकिन 1 जनवरी 2016 से 2 चाइल्ड पॉलिसी चीन ने लागू कर दिया। उनका एक व्यक्ति 2 बच्चे को जन्म दे सकता है, अब एक जगह 2 को लागू कर दिया। माओवादी विचारधारा से प्रभावित होकर नेपाल के माओवादियों के राजतंत्र और राजशाही के लिए हिंसक आंदोलन चलाया। नेपाल के माओवादियों ने क्या चला? हिंसक आंदोलन चलाया। राजतंत्र के खिलाफ, राजशाही शासन के खिलाफ उन्होंने माओवादियों ने आंदोलन चलाया, जिसके परिणाम स्वरूप 2008 में राजशाही शासन का क्या हो गया? अंत हो गया था। नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई। स्वतंत्रता के बाद भारत में लागू किए गए जमींदारी उन्मूलन कानून की विसंगतियों ने भारत के सामने गंभीर संकट उत्पन्न किया। पश्चिम बंगाल की काश्तकारी कानून ठीक ढंग से लागू न किए जाने के कारण पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के नक्सलवादी क्षेत्र में 1967 में कानू संथाल और चारू मजूमदार के द्वारा नक्सलवादी आंदोलन चलाया गया, जिसका नारा था हमार बाड़ी तुम्हार बाड़ी, मतलब हमारा घर तुम्हारा घर है, हमारा घर तुम्हारा घर है। इसका मतलब ये होता है वर्तमान समय में भारत के बहुत कम नक्सल प्रभावित जिले रह गए हैं। ये डाटा थोड़ा पुराना है, इसलिए इसे हम नहीं शेयर करते हैं, इसको हम नहीं शेयर करते हैं। आइए जानते हैं। नक्सलवादियों ने रेड कॉरिडोर लाल गलियारा की स्थापना की थी। नक्सलवादियों ने लाल गलियारा की स्थापना की। वर्तमान समय में साम्यवादी अर्थव्यवस्था चीन और उत्तर कोरिया में लागू है। वर्तमान समय में साम्यवादी अर्थव्यवस्था चीन और उत्तर कोरिया में लागू है। आज इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए। कबीर अकेडमी 3 को जो सब्सक्राइब कर लिए, आपके लिए अच्छी वीडियो लाते रहते हैं एकेडमिक बच्चों के लिए। धन्यवाद।